हेलो गाइस, माय नेम इज अनिकेत चौबे एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल सीक्यू सक्सेस। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे करें। अब देखो, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत ये है कि हमें इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये होना नेचुरल भी है क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और ना ही हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बचपन से ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर हमें इंग्लिश का अच्छा खासा एक्सपोजर मिला हो। तो इस सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आना नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है, लेकिन इसकी वजह से हमारे मार्क्स, हमारे रिजल्ट्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हम सच में फॉलो करते हैं तो हमारा इंप्रूवमेंट होगा हमारे मार्क्स में, हमारी इंग्लिश के जो रिजल्ट आएगा उसमें, और हमारी एग्जाम की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तुम कुछ नया, कुछ अच्छा सीखोगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है उसे हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं मेनली, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देखो, जो सेक्शन ए होता है ना, ये होता है अनसीन पैसेज का क्वेश्चन। जो सेक्शन बी होता है ये होता है राइटिंग स्किल का क्वेश्चन, और सेक्शन सी होता है ये होता है बुक्स एंड नॉवेल्स। मतलब जो हमें बुक्स एंड नॉवेल्स मिली होती है ना, उसके क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की। जो सेक्शन ए है वो है अनसीन पैसेज। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा, एक पॉइंट आएगी, अब आपको उसको पढ़ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें? बच्चे गलती ये करते हैं कि वो सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पेपर मिला नहीं, पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब देखो होता क्या है इससे, तुमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, और वो पैराग्राफ आधे पेज का, एक पेज का है, तो स्टार्ट से लेकर तुम एंड तक पढ़ते गया, अंत तक आते आते, एंड तक आते आते तुमने ऊपर क्या पढ़ा था तुम भूल जाते हो। फिर तुम क्वेश्चंस पढ़ते हो, और फिर तुम क्वेश्चन को आंसर ढूंढने के लिए तुम दोबारा से पैराग्राफ पढ़ते हो, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं अनसीन पैसेज के, पहले क्वेश्चंस एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि हो गया, हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, हमें पता है कि हाँ किस टाइप की चीजें पूछ रखी है, क्या क्या पूछ रखा है। तो जब हम पैराग्राफ करेंगे ना, तो हम उसको और अच्छे से कर पाएंगे, और क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में और ज्यादा आसानी होने वाली है हमें। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक बच्चे हम लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग ना पैराग्राफ को याद करने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब कि जैसे हमने सपोज करो पेपर मिला, हमने पेपर खोला, फर्स्ट पैराग्राफ है, रीड करना स्टार्ट किया, और फिर हम लोग रटने लगते हैं कि इस पैराग्राफ में ये हुआ, ये बंदा है, ये स्टोरी है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। भाई रटने की जरूरत नहीं है, हमें सोच के देखो, हमें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमें उसी पैराग्राफ में से देख के आंसर लिखना है। हमें करना क्या है, हमें बस उस पैराग्राफ के सारे फ्लो को, जो स्टोरी का फ्लो आ रहा है, बस उसे समझना है कि स्टोरी किस फ्लो में जा रही है, इसमें हो क्या रहा है, बस उसे समझना, ताकि हम क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पाए। ठीक है, तो ये दूसरी मिस्टेक हम नहीं करेंगे। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब मूव करते हैं हमारे सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन बी होता है राइटिंग स्किल्स का। देखो, सेक्शन बी और सेक्शन सी है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा इजी है, दोनों ही इजी है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। सेक्शन बी और सेक्शन सी बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, देखो सेक्शन बी की बात करते हैं, राइटिंग स्किल्स वाले। इसमें होता क्या है, इसमें आते हैं हमारे पास आर्टिकल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, इस तरह की चीजें करनी होती है हमें। ठीक है, सेक्शन बी में अब हम लोग करते क्या है, हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम ये होती है हम लोग फॉर्मेट्स याद नहीं करते। इन सारी चीजों के एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, अब हम लोग फॉर्मेट याद करते नहीं है, और उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स। ठीक है, डेट लिखनी हो तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिख देते हैं, राइट साइड में, तो इस तरह के सिली मिस्टेक करते हैं। अब एग्जामिनर की सिचुएशन समझो तुम लोग यार, एग्जामिनर जब पेपर चेक करेगा तो उसका माइंड किस अप्रोच में काम कर रहा होता है। उस टाइम एग्जामिनर की अप्रोच ये होती है कि मैं बच्चे की कोई गलती मिले उसके नंबर काटूं। एग्जामिनर इस अप्रोच से काम नहीं कर रहा होता कि मुझे बच्चे को नंबर देने, एग्जामिनर बल्कि इस अप्रोच से काम कर रहा होता है कि मुझे बच्चे के नंबर काटने। और हम लोग करते क्या है, सिली मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी गलती करते हैं, और एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका देते हैं। तो हमें ये काम नहीं करना। उसके लिए हम करेंगे क्या भाई, सबसे पहले तो जितने भी फॉर्मेट्स हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमें। अब देखो, हम लोग एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो चीज आराम समझ जाएंगे कि नोटिस को ऐसा फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन का ऐसा फॉर्मेट होता है, लेटर का, आर्टिकल का, रिपोर्ट का ऐसा फॉर्मेट होता है। एक या दो बार अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ चीज ऐसे ऐसे फॉर्मेट होती है और हमें ऐसे फॉर्मेट में आंसर लिखना है। तो एटलीस्ट हम फॉर्मेट की गलतियां नहीं करेंगे, जिससे हमें नंबर कटेंगे कम। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन है ना, सेक्शन बी, इसमें होता क्या है, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दी होती है। ठीक है, कि सपोज नोटिस है तो मैक्सिमम 50 वर्ड्स, सपोज आर्टिकल है तो मैक्सिमम 250 वर्ड्स,
मैक्सिमम 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स ऐसे होता है, ठीक है जनरली। अब होता क्या है, हम लोग करते क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे टीचर उतना ज़्यादा मार्क्स देगा, और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, 250 वर्ड लिमिट का क्वेश्चन है उसे हम 300, 350 वर्ड्स लिख लेते हैं। तो देखो ऐसा में नहीं करना, क्यों? क्योंकि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उसमें गलतियां करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे, और जितनी ज़्यादा हम गलतियां करने के चांसेस बढ़ रहे हैं हमारे नंबर कटने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें 250 वर्ड, अगर वर्ड लिमिट दे रखी है तो उस वर्ड लिमिट के अंदर ही काम निपटाना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम लोग बोले, आप ऐसे बोलोगे भैया ये बताओ आप क्या, हम एक एक शब्द को गिनते चले, एक एक वर्ड को गिनते चले कि एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, ताकि हमें वर्ड लिमिट का पता चले? तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप हम लोग ये मान लेते हैं कि एक लाइन में हम एवरेज 10 वर्ड्स लिखते हैं। अब सोच के देखो, अगर हम एक लाइन में एवरेज 10 वर्ड्स लिखते हैं तो अगर क्वेश्चन है 200 वर्ड्स का, तो हमें कितनी लाइन्स लिखनी है? 20 लाइन्स, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, स्टिक करने वाले हैं हम वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो, ठीक है। तीसरी चीज, डेट्स एंड प्लेसेस। देखो ये चीज ना फॉर्मेट में इंक्लूडेड है एक्चुअली, कि आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स में ना डेट्स एंड प्लेस का बहुत अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है। आपको डेट्स लिखनी होती हैं, उनकी स्पेसिफिक जगह है, तो उस चीज को आप फॉर्मेट के साथ ध्यान रखेंगे कि भैया रिपोर्ट्स में डेट्स कहां लिखनी होती है, ठीक है। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत छोटी सी मिस्टेक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क्स जरूर करते हैं। अगर तुमने गलत लिख दिया ना तो एग्जाम में को छूटते दिख जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने गलती रखा, वहीं पे मार्क्स तुम्हारे गए, है ना। तो हमें ऐसे मिस्टेक करनी ही नहीं यार, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं सेक्शन सी के ऊपर, जो बुक्स एंड नॉवेल्स वाला है। देखो जो बुक्स एंड नॉवेल्स से जो क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी क्वेश्चन होते हैं, ये जनरली होते किस टाइप के हैं? ये जनरली 2 टाइप के होते हैं। अगर हम तुम लोग मतलब पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करोगे, जो करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली क्योंकि मैंने कर लिया है, ठीक है। तो होता क्या है, सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली। एक या तो चैप्टर के सेंट्रल थीम के ऊपर, क्योंकि चैप्टर का सेंट्रल थीम क्या है उसके ऊपर पेपर आते हैं। दूसरा किसी के ऊपर आते हैं जो उस चैप्टर में कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर के बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है, कि इस कैरेक्टर का बारे में एक्सप्लेन करो, ठीक है। या फिर चैप्टर के सेंट्रल थीम के ऊपर, ठीक है, कि उस चैप्टर में क्या कहानी चली थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो हमें करना क्या है, हमें बस वही चीज पकड़नी है, हमें कैरेक्टर स्केचेस और सेंट्रल थीम बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। हमें कैरेक्टर स्केचेस और सेंट्रल थीम, जो चैप्टर के सेंट्रल थीम है उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हम ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो क्या, हम आराम से इस सेक्शन को डील कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखो, इसके बाद हमें करना क्या, हमें करना है कुछ ज्ञान की बातें। इससे करने से पहले एक चीज, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, हमें तीनों के बारे में कुछ छोटी टिप्स पता चल गई कि हमें किन की चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन दिक्कत ये आती है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया हम सबसे पहले कौन सा सेक्शन करें, सेक्शन ए करें, सेक्शन बी करें या सेक्शन सी करें, तो मैं आपसे बोलूंगा तुम स्टार्ट करो सेक्शन बी से, फिर करो सेक्शन सी और फिर करो सेक्शन ए। क्यों? देखो ये इसलिए क्योंकि होता क्या, अगर हम स्टार्टिंग में सेक्शन ए लेके बैठ जाएं, जो कि अनसीन पैसेज है, हमारा एक पैसेज दे रखा है, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर वहीं लिखे होते हैं, तो ना चाहते हुए भी हम लोग अपना बहुत सा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि वो टाइम हमें कहाँ देना चाहिए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। वो टाइम ना वेस्ट करके बस होता क्या है कि हमारे पास एंड में टाइम कम बचता है, फिर जो सेक्शन सी में या सेक्शन बी में जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन नॉल वाले, वो हम छोड़ देते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट करना है, ठीक है। और देखो सेक्शन बी बहुत आराम से और बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट होती है और फिक्स फॉर्मेट होते हैं, सिंपल। सेक्शन सी भी आराम से हो सकता है। उसके बाद हम एंड में करेंगे सेक्शन ए, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं कुछ ज्ञान की बात। ज्ञान की बात इन सेंस कुछ जनरल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप इंग्लिश के पेपर या कोई भी थ्योरी का पेपर या यूं बोलेंगे कोई भी पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो भाई कुछ जनरल बातें उसको ध्यान रखो। सबसे पहली बात भाई, क्वेश्चंस को तो प्रॉपर्ली पढ़ो। देखो मेरा मानना यह है कि जब हम आंसर करते हैं ना, तो आंसर को करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चंस को सही से पढ़ना। क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, तो भाई आंसर तो गलत होना ही होना है, ठीक है। सपोज करो कि क्वेश्चन आया कि तुम्हें दिल्ली में एक फंक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है और तुमने सही से पढ़ा नहीं और तुमने गलती से मुंबई में हुए एक फंक्शन के ऊपर आर्टिकल लिख दिया, एग्जाम्पल। तो देखो अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, तो आंसर तो अपने आप गलत होना ही होना है ना। तो हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन सही से पढ़ना है, प्रॉपर्ली क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद देखो सिलेक्टिव स्टडी बच्चे बहुत करते हैं हम लोग, हमें करने की जरूरत नहीं है सिलेक्टिव स्टडी। सीन क्या है, आपको करना क्या है, आप भाई अपने सिलेबस पे स्टिक हो जाओ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है वो क्या है। वो सिलेबस निकालो सीबीएसई की वेबसाइट से, ठीक है, या फिर बुक्स में होता है, ठीक है, फ्रंट पेज पे ही उस सिलेबस को देखो और उस सिलेबस को रट लो कि भाई हाँ हमें बस यही चीज पढ़नी है। अब उससे ज्यादा पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है और उसे कम पढ़ के तुम रिस्क मत लो।
ठीक है, बस उस सिलेबस पर टिक हो जाओ, जो चीजें वो सारी चीज पढ़ो, अच्छा सा पेपर कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। एट द एंड तुम ये नहीं बोलोगे कि हाँ भैया हमने कुछ ऐसा आ गया एग्जाम में जो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर दिया करो। देखो होता क्या है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो उसके पास ना मार्किंग स्कीम आती है, ठीक है, उस मार्किंग स्कीम में कीवर्ड्स लिखे होते हैं, फुल फ्लेज आंसर नहीं लिखा होता, कीवर्ड्स लिखे होते हैं। अब सपोज तुमने एक रिपोर्ट लिख दी 200 पेज 200 वर्ड्स की, ठीक है, पेज बोलते सॉरी, है ना, 200 वर्ड्स की तुमने एक रिपोर्ट लिख दी। अब उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम में वो कीवर्ड लिखे हुए हैं, उस पर ये होता है कि अगर ये कीवर्ड्स सारे हैं बच्चे के आंसर में तो उसको फुल मार्क्स दे देने चाहिए, ठीक है। तो अगर तुमने क्या करा, तुमने इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर दिया सपोज, ठीक है, तो क्या हुआ, एग्जामिनर को वो कीवर्ड्स ढूंढने में आसानी होती है, तो तुम्हारे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात भैया, हैंड राइटिंग और स्पेलिंग का भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेंगे। अब देखो हैंड राइटिंग का ध्यान रखने को मैं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एग्जाम में कैलीग्राफी करके आएंगे, ठीक है, ये नहीं कि भाई पूरा 3 घंटे में हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना आराम से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। स्पीड मेंटेन रखनी है और हैंड राइटिंग अच्छी इन द सेंस कि रीडेबल होनी चाहिए, एग्जामिनर पढ़ पाए उसको कि क्या लिखा है बालक ने, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक, देखो स्पेलिंग, अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इंग्लिश हमारे देश की नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, स्पेलिंग में गलतियां भी होंगी। हम इसे एक रात में बाय वन नाइट हम लोग इन वन नाइट ठीक नहीं कर सकते, ओवरनाइट हम ये चीज ठीक नहीं कर सकते, ये बाय द टाइम बाय द प्रैक्टिस ही चीजें ठीक होंगी। हमें करना क्या है, हमें कोशिश करनी है कि कम से कम गलतियां करें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ट्राई टू मेक इट नीट एंड क्लीन, मतलब कोशिश करो कि पेपर में कहीं कट पिट ना हो, ठीक है, कहीं तुम फालतू में गॉश पोश ना कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर का काम तुम जितना ज्यादा मुश्किल करोगे पेपर को, ऐसे मतलब अगर तुम सही से नहीं लिखो, नीट एंड क्लीन ना लिखाओ, हॉच पॉच तुमने कर रखे हो पेपर में, कट पिट कर रखे हो तुमने पेपर में, तो एग्जामिनर को आंसर चेक करने में दिक्कत आएगी। उसे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर चेक करने में, तुम्हारा आंसर शीट चेक करने में जितना ज्यादा दिक्कत आने वाली है, वो उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा और तुम्हारे उसे नंबर काटने वाला है, ठीक है। तो ऐसा हमें करना ही क्यों है काम जिसमें हमारे नंबर कट रहे हो, है ना। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि पेपर को जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टिप्स जो हैं हमारे फायदे के हैं, हमारे एग्जाम में हमें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।